के लिए बेटा मैं साइंस की एक PYQ सीरीज़ शुरू करने जा रहा हूँ। इस PYQ सीरीज़ में क्या करेंगे हम लोग कि जितने भी प्रीवियस पेपर में साइंस के क्वेश्चन पूछे गए हैं, वो कोई भी एग्ज़ाम है, आपका आर्मी का है, आपके पास पुलिस का है, फॉरेस्ट गार्ड है, आपके पास JBT का है, उनमें जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए एग्ज़ाम में, तो मैंने उन सभी क्वेश्चंस को कलेक्ट करके आपके एक नोट्स का PDF तैयार कर रखा है। और ये जो PDF है मैं आपको भी सेंड कर दूंगा, और बाकी यहाँ पे हम इसको डिस्कस करेंगे सीक्वेंस में। तो ये लगभग आपके 1200 के करीब क्वेश्चंस हैं। अब इन 1200 क्वेश्चंस को मैं आपको शिफ्टों में कराऊंगा, तो 50-50 के सेट डिस्कस करेंगे हम डेली इसको। तो आप लोग इसको प्रॉपर देखिएगा, और इसके रिलेटेड क्वेश्चन भी हम साथ में डिस्कस करेंगे। तो अगर हम 1200 क्वेश्चन साइंस के बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे तो ये समझ जाएगा आपका मैक्सिमम जो साइंस का सेक्शन है वो कवर हो जाएगा, ठीक है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये जो सारे क्वेश्चन हैं या तो ये प्रीवियस पेपरों में आए हैं, या कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो मुझे लगे बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी मैंने यहाँ पे डाल रखे हैं। ठीक है, तो स्टार्ट कर लेते हैं आप लोगों के लिए। आप लोग इसके नोट्स भी बना सकते हैं। अगर आपने नोट्स नहीं बनाने हैं तो आप इसको ओरली भी ऐसे भी सुन सकते हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपके पास क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। अब यहाँ देखिएगा आपके पास क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो हम करने जा रहे हैं बेटा, इससे पहले आपके स्टार्टिंग में लिखा है फिजिक्स। तो इसका मतलब जो अभी हम स्टार्टिंग में क्वेश्चन करेंगे ये फिजिक्स के डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या बोलता है कि चुंबकीय प्रेरक का मात्रक क्या होता है, द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन। फर्स्ट क्वेश्चन जो तुम्हारा है यूनिट ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन। तो इसके जो ऑप्शन हैं, अगर आप ऑप्शन डिस्कस देखेंगे तो इसके ऑप्शन में पहला नंबर है ओम, दूसरे पे है वेबर, तीसरा है टेस्ला और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो मैग्नेटिक इंडक्शन के जो राइट आंसर रहेगा उसका जो यूनिट होते हैं वो क्या होते हैं, टेस्ला। तो याद करिएगा इसका जो राइट आंसर रहेगा टेस्ला रहेगा। अगर हम इसके ऑप्शन डिस्कस करें तो इसके एक ऑप्शन में ओम दे रखा है। मैं आपको बता देता हूँ जो ओम यूनिट होते हैं ये प्रतिरोध के होते हैं, रेजिस्टेंस। ओम किसके यूनिट होते हैं बेटा, रेजिस्टेंस के होते हैं। इस बात को याद रखिएगा। रेजिस्टेंस क्या होता है, जो करंट को बहने से रोकता है, हम उसको रेजिस्टेंस कहते हैं। और इसके यूनिट क्या होते हैं आपके, ओम। अगर आप रेजिस्टेंस को याद कर रहे हैं तो साथ में एक नियम भी याद करिएगा, ओम का नियम। अगर पेपर में आपसे पूछा जाए कि ओम का नियम क्या है तो V = IR, इस बात को भी याद रख लीजिएगा। साथ में एक क्वेश्चन और तैयार हो जाएगा आपका। ओम का नियम क्या है, V = IR। ओके, अब सेकंड ऑप्शन पे आ जाते हैं। सेकंड ऑप्शन था हमारे पास वेबर। तो मैं आपको बता देता हूँ, हो सकता है अगले क्वेश्चन में वेबर आ जाए। वेबर जो यूनिट होते हैं ये होते हैं चुंबकीय फ्लक्स के। ये यूनिट किसके होते हैं बेटा, चुंबकीय फ्लक्स के। तो जो आपका दूसरा ऑप्शन था वो वेबर था, इसका राइट आंसर रहेगा आपका चुंबकीय फ्लक्स। तो ये आपका पहला क्वेश्चन तैयार हो गया, मैग्नेटिक इंडक्शन का ऐसा यूनिट क्या होता है। अब आइए सेकंड पे। अगर आप सेकंड क्वेश्चन पे आएंगे तो सेकंड क्वेश्चन में क्या लिखा है, न्यूटन मीटर पर सेकंड या डाइन सेंटीमीटर पर सेकंड किसके यूनिट होते हैं। ऑप्शन दे रखा है इन्होंने, पावर, एनर्जी, फोर्स एंड कार्य। तो इसका पहले मैं आपको बता देता हूँ, इसका जो राइट आंसर रहेगा वो आपका पावर रहेगा, ठीक है। और पावर क्यों रहेगा, अगर आपको डिटेल में जानना है तो मैं बता देता हूँ। अगर आप इसको मैथमेटिकली देखेंगे तो पावर जो होता है, पावर = वर्क अपॉन टाइम होता है। यानी आप किसी काम को किस स्पीड से करते हैं वो क्या होता है, पावर होता है। अब यहाँ पे वर्क की बात आई तो वर्क का जो एक्सप्रेशन होता है, वर्क होता है बेटा फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, और टाइम क्या रहेगा आपका, सेम। अब फोर्स के जो यूनिट होते हैं वो होते हैं न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट के यूनिट होते हैं मीटर, और टाइम के यूनिट होते हैं सेकेंड। तो ये पूरा रिजल्ट तैयार हो गया। तो अगर आप देखेंगे तो यहाँ भी यही बात हो रही है, न्यूटन, तो देखिएगा न्यूटन आ गया आपके पास। मीटर पर सेकंड, तो ये न्यूटन पर सेकंड आ गया, मीटर पर सेकंड, तो ये आपका राइट आंसर होगा। यहाँ एक ऑप्शन में और भी दे रखा है आपको, इन्होंने बोला है या फिर ये वाले डाइन × सेंटीमीटर पर सेकंड। आपने एक बात का ज़रूर ध्यान देना, अगर डाइन आ गया तो समझ जाएगा जो डाइन है बेटा ये फोर्स का CGS यूनिट होता है। तो अगर हम इसी को CGS में देखेंगे तो फोर्स, जहाँ न्यूटन लिखा है मैंने, वहाँ पे फोर्स के जो CGS यूनिट होते हैं वो डाइन होते हैं। तो यहाँ डाइन आ जाएगा, और यहाँ मीटर की जगह सेंटीमीटर आएगा, पर सेकंड आ जाएगा। तो आपका ये आंसर भी सही हो जाएगा। तो यहाँ से एक चीज़ आप ज़रूर सीखिएगा
कि अगर कोई पूछे कि बताइए कि फोर्स का एसआई यूनिट क्या होता है, तो फोर्स का जो एसआई यूनिट है वो न्यूटन होता है, पर अगर फोर्स का सीजीएस यूनिट बताया जाए तो क्या रहता है, डाइन रहता है। तो इस बात को भी याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये आपके पास फर्स्ट था। अगर इसके ऑप्शन डिस्कस करें, एनर्जी का यहीं बता देता हूँ मैं, एनर्जी के यूनिट क्या होते हैं, जूल होते हैं। दूसरा ऑप्शन है फोर्स के यूनिट क्या होते हैं, न्यूटन होते हैं। और इसका जो सीजीएस यूनिट होता है वो मैंने अभी आपको बताया, डाइन होता है, ठीक है। फोर्स का जो सीजीएस यूनिट क्या होता है, डाइन होता है। और यहाँ पे चौथा ऑप्शन दिया था वर्क के यूनिट भी क्या होते हैं, जूल होते हैं। और वर्क के सीजीएस यूनिट अगर पेपर में आए तो ध्यान देना, अर्ग होते हैं। सीजीएस यूनिट वर्क का अर्ग होता है, जबकि एसआई यूनिट आपका जूल होता है, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पे क्या बोलता है, क्वेश्चन नंबर 3 पे बताया है कि निम्नलिखित में से बताइए कौन सा पेयर इनकरेक्ट है। इनमें से कोई एक पेयर इनकरेक्ट है, आपको बताना है कि कौन सा पेयर इनकरेक्ट है। तो देखिए पहले ऑप्शन पे आते हैं, 1 न्यूटन की जो वैल्यू है वो इतनी होती है, तो ये बिल्कुल सही रिजल्ट है। जो न्यूटन है, 1 न्यूटन की वैल्यू बेटा यही रहती है, बिल्कुल सही रिजल्ट है और इसको याद भी रख लीजिएगा आप। सेकंड है 1 जूल 10 की पावर 7 अर्ग होता है, ये भी बिल्कुल सही रिजल्ट है। तीसरा ऑप्शन है 1 हॉर्स पावर, ये 746 वॉट होता है, बिल्कुल सही है। इसका मतलब जो स्टार्टिंग के 3 ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है, और ये आपका जो ऑप्शन है ये क्या रहेगा, गलत रहेगा। तो इसका राइट आंसर क्या बन जाएगा, ये वाला जो ऑप्शन है आपका गलत है। अब आप इसको नेक्स्ट टाइम के लिए ऐसे भी समझिएगा, हो सकता है आपके पेपर में ये क्वेश्चन आ गया, ये ऊपर आ जाए कि बताइए 1 न्यूटन की वैल्यू कितनी होती है, तो इसको भी याद रख लीजिएगा। हो सकता है 1 जूल की पूछी, तो ये भी इंपॉर्टेंट बन जाएगा। अगले अब पेपर डिस्कस करेंगे तो आपको ये क्वेश्चन भी मिल जाएगा कि 1 हॉर्स पावर किसके बराबर होता है, तो ये होता है 746। तो ये इसके ऑप्शन में भी क्लियर हो गया। सेकंड क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। जूल और अर्ग किसके मात्रक होते हैं। देखो ये बोल रहा है कि जूल और अर्ग किसके यूनिट है। तो देखो हमने बोला है कि जूल जो यूनिट होता है ये वर्क का भी होता है, बिल्कुल वर्क के यूनिट जूल होते हैं एसआई में, एनर्जी के यूनिट भी जूल होते हैं एसआई में, ठीक है। और इन दोनों के यूनिट सीजीएस में क्या होते हैं, अर्ग होते हैं। तो इसका मतलब ये दोनों के दोनों ऑप्शन क्या आपके सही है। वर्क का एसआई यूनिट जूल होता है और इसका सीजीएस यूनिट अर्ग होता है। एनर्जी का एसआई यूनिट जूल होता है और सीजीएस यूनिट अर्ग होता है। तो इसका मतलब एक चीज़ तो क्लियर है कि इनमें से दोनों के दोनों क्या है, सही है। तो इसका मतलब आगे भी ऑप्शन मिलेंगे, तो जो इसमें बोथ लिखा होगा हम उसको राइट कर देंगे। तो देखते हैं अगला ऑप्शन इसमें क्या दे रखे थे। तो यहाँ देखिए कि ऑप्शन नंबर सी जो दिया है बेटा आपके पास, ऑप्शन नंबर सी पे लिखा है कि दोनों, तो आपका जो राइट आंसर रहेगा ये दोनों ही रहेगा, ये आपका सही आंसर होगा। तो मैंने पीछे डिस्कस करा दिया, एसआई यूनिट इसके जूल होते हैं और सीजीएस क्या होते हैं, अर्ग। क्वेश्चन नंबर 5 पे आइएगा। क्वेश्चन नंबर 5 पे क्या लिखा है, अगर हम क्वेश्चन नंबर 5 को देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर 5 पे बोला है कि निम्नलिखित में से बल की इकाई क्या है, कि बताइए इसमें से फोर्स के यूनिट क्या होते हैं। देखो वैसे तो फोर्स के यूनिट मैं बता देता हूँ, फोर्स के जो यूनिट होते हैं वो न्यूटन होते हैं। फोर्स के जो यूनिट होते हैं बेटा वो क्या होते हैं, न्यूटन होते हैं। और सीजीएस यूनिट क्या होते हैं, और अगर आप इसके सीजीएस यूनिट देखें तो सीजीएस यूनिट क्या होते हैं, डाइन होते हैं। पहली बात तो ये है, अगर ये पूछता तो हम ये करके आते, पर यहाँ पे ऐसा नहीं दिया, इसमें तो बड़ा कम्प्लेक्स सा दिया हुआ है। अच्छा नहीं, ऑप्शन में है न्यूटन है, तो इसका मतलब अच्छा एक ऑल ऑफ दीज भी है, एक बार देख लेते हैं बेटा, हो सकता है सभी हो इसके यूनिट्स। तो देखो मैंने एक चीज़ बता दी आपको कि जो फोर्स के यूनिट होते हैं वो न्यूटन भी होते हैं, डाइन भी होते हैं। ऐसा ही आपका न्यूटन होता है, सीजीएस आपका डाइन होता है, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर है। अब आते हैं यहाँ पे पॉइंट पे कि ये सभी तो नहीं है कहीं, वो देख लेते हैं। देखो अगर हम यहाँ पे चलें तो आपने एक न्यूटन का सेकंड लॉ सुना होगा। न्यूटन का सेकंड लॉ बोलता है मास इनटू एक्सेलरेशन, कि जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसकी होती है, मास इनटू एक्सेलरेशन। ये न्यूटन का सेकंड लॉ है। आप इसको वैसे भी याद रखिएगा कि अगर पेपर में कभी आए न्यूटन का सेकंड लॉ क्या है, तो न्यूटन का सेकंड लॉ इज इक्वल टू एफ इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। अब मास के जो यूनिट होते हैं वो होते हैं किलोग्राम, ऐसा यूनिट। तो देखिए किलोग्राम बन गया। अगर एक्सेलरेशन के यूनिट देखे गए तो एक्सेलरेशन के यूनिट बन जाएंगे मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो बिल्कुल सही बन गया। तो इसका मतलब अगर आप देखा जाए ये ऑप्शन भी सही है। अब आइए दूसरे ऑप्शन पे।
अगर यहाँ पे आए हम तो हमें यहाँ पे ग्राम मिल रहा है, यहाँ सेंटीमीटर मिल रहा है, तो इसी यूनिट को अगर मैं इसी में सीजीएस ले लूँ तो मास के सीजीएस में क्या होता है ग्राम, और एक्सेलेरेशन के वही मिलेगी सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगर आप देखेंगे तो यहाँ भी सही आ रहा है, और एक तो न्यूटन ऑलरेडी दिया था आपके पास। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे जो राइट आंसर रहने वाला है वो कौन सा रहेगा आपका, डी ऑप्शन आपका राइट होगा, क्योंकि तीनों के तीनों किसके यूनिट बन रहे हैं, फोर्स के यूनिट बन रहे हैं। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोलता है, न्यूटन इंटू मीटर इज द यूनिट ऑफ। आपको बताना न्यूटन और मीटर है वो किसके यूनिट होते हैं। देखिए अब यहाँ थोड़ा एक एक करके ऑप्शन से डिस्कस कर लेते हैं। पहला ऑप्शन में बोला इन्होंने टॉर्क कि टॉर्क के यूनिट है। देखो आपको मैं टॉर्क बता देता हूँ। टॉर्क क्या होता है, टॉर्क होती है फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये आपका टॉर्क होता है। फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो एक रिलेशन होता है वो किसका होता है, टॉर्क का होता है। तो अगर हम यहाँ पे आ जाए, फोर्स की यूनिट हमें पता है न्यूटन होते हैं, ये न्यूटन बन गया। इंटू डिस्टेंस के यूनिट बेटा मीटर होते हैं, तो ये न्यूटन इंटू क्या बन गया, मीटर। तो यही तो ये भी बात कर रहा है कि न्यूटन इंटू मीटर किसके यूनिट होते हैं। तो आपका राइट आंसर क्या रहने वाला है इसका, ए ऑप्शन आपका सही होगा, यानी टॉर्क। न्यूटन इंटू मीटर जो यूनिट रहते हैं किसके रहते हैं, टॉर्क रहते हैं। और टॉर्क क्या होता है, जब फोर्स लगती है, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये आपका टॉर्क का रिलेशन होता है। ठीक है, अच्छा इसके ऑप्शन आपको पता ही ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, अभी आगे भी मिलेंगे आपको। नेक्स्ट आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब यहाँ पे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 पे बोला है कि बीच ऑफ द फॉलोइंग इज द यूनिट ऑफ सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन की यूनिट बताइए। सरफेस टेंशन वो होता है बेटा जिसकी वजह से जो जैसे स्फेरिकल शेप होती है किसकी, वाटर ड्रॉप्स की, तो ये सरफेस टेंशन होती है, एक तरह की फोर्स है। तो सरफेस टेंशन का जो एक रिलेशन होता है, सरफेस टेंशन जो होती है ये होती है फोर्स अपॉन लेंथ। सरफेस टेंशन का जो रिलेशन होता है वो क्या होता है, फोर्स अपॉन लेंथ। ये एक मैथमेटिकल डेरिवेशन है इसकी। तो अगर हम यहाँ पे इसके रिजल्ट ये बना दे, यूनिट बना दे, तो फोर्स के यूनिट क्या होता है न्यूटन, और लेंथ के यूनिट क्या होता है मीटर। तो ये बन गया न्यूटन पर मीटर। तो देखिएगा ऑप्शन है न्यूटन पर मीटर राइट आंसर है। अच्छा यहाँ पे फिर और बात कर रहा है, ये भी उसी तरह से बात कर रहा है, डाइन पर सेंटीमीटर भी बोल रहा है। तो डाइन पर सेंटीमीटर भी बन सकता है अगर हम इसको सीजीएस में करें, तो फोर्स के सीजीएस में क्या होता है डाइन, और अगर हम लेंथ के करें तो वही आ जाएगी सेंटीमीटर। तो इसका मतलब ये भी सही है। देखो पहली बात तो ये कि जब तुम्हें दो यूनिट सही मिल रहे हैं तो यहाँ डिस्कस करने की भी तुम्हें ज़रूरत नहीं है। इसका मतलब इसका जो राइट आंसर रहने वाला वो कौन सा रहेगा, डी रहेगा, क्योंकि इसमें ऐसे ऑप्शन नहीं दे रखे कि ए और बी दो बहुत सही है, तो ऐसा इसमें नहीं है। तो इसका मतलब राइट आंसर क्या रहना है, डी। और अगर वैसे डिस्कस करना है जूल पर मीटर कैसे बने इसके, तो देखो एक और रिजल्ट में भी इसको डिफाइन किया जा सकता है सरफेस टेंशन को। जो सरफेस टेंशन होती है एनर्जी अपॉन एरिया होता है। ठीक है, एनर्जी अपॉन एरिया। तो एनर्जी के देखिए तो एनर्जी के यूनिट क्या होते हैं जूल, ओके, और एरिया के यूनिट होते हैं मीटर स्क्वायर। तो ये बन जाएगा जूल पर मीटर स्क्वायर। तो देखिए आपके पास ये भी एक ऑप्शन बन गया। तो ये बिल्कुल तीनों के तीनों क्या है, सही है। अब ऐसा है कि जिन बच्चों ने साइंस नहीं पढ़ी उनके लिए ये चीज़ें बहुत नई हैं, ये नहीं बन सकती उनके लिए, एकदम उन्हें याद नहीं होगी और ना ही ये कर पाएंगे। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, तो आप इसके रिजल्ट देख लो कि भाई इसका राइट आंसर क्या रहने वाला है। ठीक है, जो कुछ बीच में आपको लग रहा है कि नहीं इतना मैं याद कर सकता हूँ तो देख लीजिएगा उसको। ठीक है, ओके। बाकी देखिएगा साइंस स्टूडेंट है उनको ज़्यादा पता चल रहा होगा क्योंकि उन्होंने साइंस को काफ़ी डिटेल में पढ़ा है। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 पे बोलता है कि द यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस बताइए। ठीक है, विभवांतर के यूनिट बताइए। तो विभवांतर के यूनिट में क्या बोल रहा है, जूल पर कूलम है, न्यूटन पर कूलम है, एम्पियर है, एम्पियर ओम है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा है पोटेंशियल डिफरेंस का, तो ये होता है आपके पास ए ऑप्शन आपका क्या रहेगा इसमें सही रहेगा, जूल पर कूलम। ओके, हाँ ओके, यही है, जूल पर कूलम आपका क्या रहेगा इसमें राइट आंसर बनने वाला है। एक बार इसको देख लेते हैं जरा ऑप्शन में क्या क्या है। अगर हम इसका पोटेंशियल डिफरेंस का रिजल्ट बनाएं, वर्क अपॉन चार्ज,
तो अगर इसको मैं मैथमेटिकली करूँ डिराइव इसका, तो जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है कि जो तुम्हें कितना वर्क करना है किसी चार्ज पे, तो वर्क की यूनिट होते हैं जूल, और कूलाम यानी चार्ज के यूनिट होते हैं कूलाम, तो ये बन जाएगा जूल पर कूलाम। तो अगर इसमें ये सही होगा तो ये बिल्कुल सही है बेटा, यही रिजल्ट सही है। तो इसका जो रिजल्ट होता है, इससे जो डेरिवेशन होती है वो ये होती है, पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू वर्क अपॉन क्यू। तुम्हें इसको रिजल्ट रखने की ज़रूरत नहीं है, जो साइंस स्टूडेंट है उनके लिए बता रहा हूँ मैं, कि ताकि उन्हें याद हो जाए कि ये रिजल्ट कहाँ से आया। बाकी आप लोग जो इसको याद करना चाहेंगे तो इसको डायरेक्ट ही याद कर दीजिएगा कि जो विभवांतर की यूनिट है वो क्या होते हैं, जूल पर कूलम। और इससे भी एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट सुनिएगा, जो मोस्टली आर्मी में को पूछा जाता है, कि पोटेंशियल डिफरेंस के एक और यूनिट होते हैं जिसको बोलते हैं वोल्ट। क्या बोलते हैं, वोल्ट। वेरी इंपॉर्टेंट, पोटेंशियल डिफरेंस के ही यूनिट क्या होते हैं, वोल्ट होते हैं, और करंट के यूनिट क्या होते हैं, एम्पियर होते हैं। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। यहाँ पे जो ये यूनिट दे रखी है आपके पास, ये विद्युत धारा के यूनिट है। ठीक है, विद्युत धारा के यूनिट। तो अगर आपसे पूछे विद्युत धारा के यूनिट क्या होते हैं, तो एम्पियर होते हैं। ठीक है, इस बात को याद रखना, करंट के यूनिट एम्पियर है, और पोटेंशियल डिफरेंस के या तो वोल्ट होगा या फिर जूल पर कूलम। नेक्स्ट पे आ जाते हैं बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, एम्पियर आवर किसकी इकाई है। देखो एम्पियर आवर बोल रहा है, एम्पियर आवर मतलब इसमें करंट तो होगा, इसमें ऑप्शन दे रखा है इलेक्ट्रिक चार्ज। एक बारी देख लेते हैं आगे, आगे ऑप्शन में क्या दिया है इन्होंने। डेंसिटी, मैग्नेटिक फ्लक्स या स्पेसिफिक हीट, क्या था इसमें क्वेश्चन था हमारे पास, एम्पियर आवर। तो एम्पियर आवर जो यूनिट है वो बेटा किसकी रहेगी, आवेश की रहेगी। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट क्या होते हैं, तो ये आपके पास एम्पियर रहते हैं। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर, अच्छा यहाँ पे अगर ऑप्शन से डिस्कस करने हैं आप लोगों ने तो मैं आपको बता देता हूँ, थोड़ी हेल्प कर देता हूँ इसमें। हो सकता है पेपर में ये भी आ जाए। देखिए मैंने यहाँ पे बताया था आपके पास कि ऑप्शन में दिया है डेंसिटी। डेंसिटी की जो यूनिट होती है, एक्चुअल में डेंसिटी होती है मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, डेंसिटी जो होती है वो मास अपॉन वॉल्यूम होती है, और मास की यूनिट होते हैं किलोग्राम, और वॉल्यूम की यूनिट होते हैं मीटर क्यूब। तो अगर आप यहाँ से इसकी यूनिट बना दो तो ये बन जाएगी इसकी यूनिट। तो आप इसको भी याद कर दो एक रिजल्ट, कि डेंसिटी के यूनिट क्या होते हैं, किलोग्राम पर मीटर क्यूब। चलिए, मैग्नेटिक फ्लक्स ऑलरेडी हम पढ़ चुके थे फर्स्ट क्वेश्चन में। अब आइए क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। जूल इंटू सेकेंड इज द यूनिट ऑफ, जूल और सेकंड किसके यूनिट होते हैं। तो देखो पावर के नहीं है, और इसका जो राइट आंसर ये भी हम ऑलरेडी कर चुके हैं, ये है एंगुलर मोमेंटम का राइट आंसर। इसका जो राइट आंसर बेटा को है एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 11, शक्ति का सही मात्रा क्या है, द यूनिट ऑफ पावर इज। तो यूनिट ऑफ पावर आपके पास ऑप्शन में है किलोवाट आवर, जूल, डाइन, किलोवाट। तो अगर आप देखेंगे किलोवाट आवर किसकी यूनिट पूछी, शक्ति की। देखो हमने पावर की यूनिट पढ़े हैं कि वाट होते हैं, हमने पढ़े कि इसकी यूनिट क्या होते हैं, वाट भी होते हैं। तो देखो जूल इसके नहीं है, जूल हमारे पास वर्क के, एनर्जी के है। डाइन आपको पता है ये फोर्स के होते हैं, सीजीएस यूनिट। ठीक है, किलोवाट, तो किलोवाट हो सकते हैं क्योंकि 1000 वाट का होता है बेटा एक किलोवाट। तो इसका मतलब ये यूनिट इसका राइट आंसर होगा, डी ऑप्शन आपका सही होगा। यानी पावर के यूनिट वाट भी हो सकते हैं, और पावर के ही यूनिट आपके किलोवाट भी हो सकते हैं। किलो का मतलब ये बड़ी यूनिट ले रहा है, 1000 की बात कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 पे देखिए क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 14 पे है आपके पास, बीच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ क्वांटिटी एंड यूनिट इज इनकरेक्ट। आपको बताना है कि जो नीचे दिए गए हैं इनमें से कौन सा पेयर आपका गलत है। देखिए अगर हम इसके ऑप्शन पे आ जाएं तो इसमें क्या क्या दिया हुआ है। पहला बोल रहा है कि जो फोर्स के यूनिट, इलेक्ट्रिक फोर्स के यूनिट क्या होते हैं, न्यूटन। तो हमने पढ़ा है न्यूटन फोर्स के होते हैं। चार्ज के यूनिट होते हैं कूलम, ये भी बिल्कुल सही है, चार्ज के यूनिट कूलम ही होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बात कर रहा है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल देखो, पोटेंशियल के तो बोल्ट होते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस के तो बोल्ट होते हैं, और कैपेसिटेंस के क्या होते हैं, फैराड। ये भी सही है, इसका मतलब ये जो ऑप्शन है आपका ये गलत है। ठीक है, तो सी ऑप्शन क्या रहने वाला आपका गलत। यहाँ से जरूर सीखिएगा कुछ चीज़ें। तो जैसे एक नया क्वेश्चन आ जाएगा यहाँ पे कि अगर आपसे कोई पूछे कि आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है, तो आवेश का जो मात्रक होता है वो कूलाम होता है।
आवेश का सही मात्रा क्या होता है, कूलाम होता है, वेरी इंपॉर्टेंट है। और आपको मैं इसकी एक इलेक्ट्रॉन की वैल्यू बता देता हूँ, कई बार पेपर में आई है, 1 × 10⁻⁻19 कूलाम। एक इलेक्ट्रॉन की जो वैल्यू होती है वो इतने बराबर होती है, ठीक है, -1.6 10⁻⁻19 कूलाम। तो इसको भी साथ में एक रिजल्ट याद कर लीजिएगा, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 15। ताप का एसआई यूनिट क्या होता है? तो टेम्परेचर के जो यूनिट होते हैं वो सबको पता है, केल्विन। टेम्परेचर का एसआई यूनिट क्या होता है? केल्विन। तो यहाँ ऑप्शन से डिस्कस कर लेते हैं। मोल, मोल जो होता है फंडामेंटल यूनिट्स में आते हैं, 7 फंडामेंटल यूनिट होते हैं, उसमें से आपका एक मोल भी रहता है। तो जो मोल की वैल्यू होती है, एक मोल का जो मान होता है बेटा, अगर ये पेपर में कभी आ गया तो ये होता है 6.023 × 10⁻23 पार्टिकल। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप इसको नोट करिएगा। 1 मोल की वैल्यू इतनी होती है। अच्छा, मोल होता क्या है कि हम सबसे छोटी क्वांटिटी को जो मेज़र करते हैं साइंस में, वो किस में मेज़र करते हैं? मोल में मेज़र करते हैं, ठीक है। एम्पियर हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, करंट के यूनिट होते हैं। कैंडला, कैंडला जो होता है ये ज्योति तीव्रता का होता है, वेरी इंपॉर्टेंट, इसको याद कर लेना। ज्योति तीव्रता, ल्यूमिनस इंटेंसिटी बोलते हैं इसको। ल्यूमिनस इंटेंसिटी के यूनिट क्या होते हैं? कैंडला। ये भी फंडामेंटल यूनिट्स में आता है, और ये 4 के 4 आपके फंडामेंटल यूनिट है। वैसे फंडामेंटल यूनिट 7 होते हैं। आप लोग को जो बच्चे हमारे पास ऑफलाइन क्लासेस में पढ़ते हैं, आप लोग को ये सारी चीज़ें डिटेल में बताई गई है कि 7 फंडामेंटल यूनिट होते हैं, जिनमें से 4 यहाँ ऑप्शन में गिवन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपके पास क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या बोलता है? पानी के जहाज़ की गति को मापने की इकाई क्या है? तो पानी के जहाज़ की गति को मापने की जो इकाई है बेटा, इसमें जो राइट आंसर रहने वाला है आपके पास ये है नाट। ये आपका बिल्कुल सही आंसर है, पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। हॉर्स पावर आपको पता है, ये पावर के यूनिट होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं द यूनिट ऑफ पोल स्ट्रेंथ। पोल स्ट्रेंथ की जो यूनिट होते हैं वो क्या होते हैं, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन दे रखे एम्पियर मीटर स्क्वायर, इसमें बोला एम्पियर, ये भी तो सेम ही एम्पियर मीटर स्क्वायर, ये है एम्पियर मीटर और ये एम्पियर मीटर। तो इसका जो आपके पास इसमें थोड़ा मिसप्रिंट हुआ है बेटा, है ना, दोनों के दोनों सेम आंसर है, तो ये दोनों गलत है। ये एक ऑप्शन कोई सही कर लीजिएगा, दोनों सेम ही ऑप्शन है, कोई ये कर लो आप, ठीक है। तो एम्पियर मीटर क्या होते हैं? पोल स्ट्रेंथ के यूनिट होते हैं। उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर, अब क्वेश्चन नंबर क्या बोलता है आपके पास? ये क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में बोलता है कि भौतिक राशि और उसके मात्रा के बारे में कौन सा कथन असत्य है, ठीक है। तो ये बोलता है मैग्नेटिक इंटेंसिटी के, ऑस्टर बोलता है मैग्नेटिक फ्लक्स के, वेबर बोलता है, ये भी सही है। अब आइए नेक्स्ट पे जरा आगे क्या बोलता है क्वेश्चन में। इसमें आपके पास ऑप्शन है, आपके पास यहाँ देखिए बेटा, ऑप्शन नंबर मैग्नेटिक इंडक्शन के गॉस भी होते हैं, गॉस भी होते हैं और टेस्ला भी होते हैं, बिल्कुल सही है। ये ऑप्शन आपका गलत है बेटा, सी ऑप्शन क्या है इसका? गलत है। हेनरी इसके यूनिट नहीं होते, हेनरी यूनिट एक्चुअल में इंडक्टेंस के होते हैं, तो ये आपका गलत है। इंडक्टेंस के यूनिट हेनरी होते हैं, ये इसमें गलत ऑप्शन मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 19 पर ये बिजली की खपत की इकाई क्या है? यानी घर में हम जो बिजली यूज़ करते हैं उसको किस में मापते हैं? देखिए मेगावाट में तो नहीं होती, मेगावाट में आपके प्रोजेक्ट होते हैं, सुनोगे आपने 2.5 मेगावाट का ये है, ठीक है, 126 मेगावाट, तो ये क्षमता हम घर में यूज़ नहीं करते। किलोवाट आवर बिल्कुल सही है, किलोवाट आवर में हम घर में कंज्यूम करते हैं इलेक्ट्रिसिटी को, तो इसका ऑप्शन आपका कौन सा रहेगा? बी रहेगा, जिसमें आपके मीटर वगैरह की रीडिंग भी आती है, तो यही आपका ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 20 पे आइए। पावर का एसआई यूनिट, पावर के मात्रक बताइए। तो पावर तो मैंने बता दी थी, अभी आपको हुआ भी था क्वेश्चन इससे पहले, जूल आपके नहीं है, जूल पर सेकंड, वाट पर सेकंड, या फिर जूल पर सेकंड या वाट। देखिए इसमें अगर आप पावर को यहाँ से डिफाइन करेंगे, पावर को डिफाइन करने के लिए वर्क अपॉन टाइम पे आएंगे वापस, वर्क यूनिट जूल होते हैं, टाइम के सेकंड होते हैं, तो जूल पर सेकंड बिल्कुल सही है। ये जूल पर सेकंड नहीं है, गलत है। ये जूल पर सेकंड है, बिल्कुल सही है। ये वाट पर सेकंड है, गलत है। जूल पर सेकंड और वाट, मैंने आपको बताए थे कि पावर के यूनिट वाट भी होते हैं, यहाँ पे कंफ्यूज कर रहा है क्वेश्चन। देखिए यहाँ पे बोला जूल पर सेकंड होते हैं,
हमने निकाल दिए, जूल पर सेकंड इसके यूनिट होते हैं। पर इसके अलावा एक ऑप्शन में इसने क्या बोला है, जूल पर सेकंड और वाट, और हमने पढ़ा है कि वाट ऐसा यूनिट होता है किसका, पावर का। तो इसका मतलब जो आपने इसका राइट आंसर करना है बच्चा, ये करिएगा आप लोग, कौन से वाला राइट आंसर रहेगा इसका, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। ठीक है, एंड नेक्स्ट पे आइएगा, क्वेश्चन नंबर 21 पे देखिए जरा, 21 में क्या बोलता है। 21 में बोलता था यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटीज, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के यूनिट क्या रहेंगे। तो इन्होंने बोला है न्यूटन पर कूलम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, दूसरा है जूल पर कूलम, वोल्ट पर मीटर या न्यूटन पर मीटर। किसका यूनिट था ये था इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के जो हो गए बेटा, ये बन जाएंगे आपके जो वोल्ट पर मीटर, ये बन जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पाइएगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो यूनिट होते हैं किसके हैं, इन्होंने ऑप्शन दिया है एनर्जी के है, चार्ज के है, इलेक्ट्रिक क्वांटिटी है, पोटेंशियल है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इलेक्ट्रॉन इंटू वोल्ट जो बोला, इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो होता है, ये एक एनर्जी का कंसेप्ट है। तो ये लिखिएगा, इसका जो राइट आंसर होगा बेटा ये क्या रहेगा आपका ए। एंड नेक्स्ट पाइएगा किलोवाट आवर, किलोवाट आवर इज द यूनिट ऑफ, ये अभी हमने शायद डिस्कस भी किया था। ऑप्शन है इलेक्ट्रिक फोर्स, इलेक्ट्रिक पावर, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो इसका जो राइट आंसर है आपके पास, करिएगा क्वेश्चन नंबर 22 का इलेक्ट्रिक एनर्जी का। ठीक है, तो इसका राइट आंसर रहेगा बेटा सी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। जो घर में हम इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करते हैं ना, उसके यूनिट होते हैं किलोवाट आवर। अभी तो बताया था मैंने आपको कि हम घर में इलेक्ट्रिसिटी को कैसे किस यूनिट में मेजर करते हैं। कार्य का ऐसा यूनिट क्या होगा, कार्य का ऐसा यूनिट देखिएगा तो कार्य के यूनिट में क्या बोलता है, न्यूटन है, मीटर पर सेकंड है, वाट है या न्यूटन मीटर है। कार्य, तो कार्य होता है आपके पास, वर्क क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स के न्यूटन होते हैं, डिस्प्लेसमेंट के मीटर होते हैं। तो न्यूटन मीटर, इसका राइट आंसर क्या रहेगा आपका डी ऑप्शन, क्या इसका सही है। बल का एमकेएस में क्या मात्रक होते हैं। तो बल के जो एमकेएस में होता है न्यूटन होता है, डाइन इसका सीजीएस में होता है। ठीक है, पाउंड इसका एफपीएस में होता है। ठीक है, वाट इसकी यूनिट होते ही नहीं है। तो न्यूटन इसका एसआई यूनिट होता है, एसआई और एमकेएस में। एमके और एसआई में इसके यूनिट सेम रहते हैं किसके, बल के। तो बल का एसआई यूनिट क्या रहेगा, न्यूटन रहेगा, सीजीएस में डाइन रहेगा, एफपीएस में इसका पाउंड रहता है, और वाट इसकी यूनिट नहीं होते। ओके, इसके बाद देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25 में बोलता है कैलोरी इज द यूनिट ऑफ। देखिए कैलोरी जो यूनिट होते हैं किसके होते हैं, हीट के। इसका राइट ऑप्शन रहेगा बेटा ए, हीट के यूनिट होते हैं कैलोरी। ठीक है, पावर आप लोग कर चुके हैं, वोल्ट मैंने बोला पोटेंशियल डिफरेंस के, फोर्स के यूनिट क्या होते हैं न्यूटन। क्वेश्चन नंबर 26, कैलोरी इज द यूनिट ऑफ, ये भी फिर से सेम आ गया। कैलोरी जो है वो यूनिट किसके होते हैं, तो मैंने बताया हीट एंड टेम्परेचर के होते हैं, बिल्कुल हीट एंड टेम्परेचर की यूनिट। यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है, सॉरी हीट एंड एनर्जी के बेटा, सॉरी टेम्परेचर के तो केल्विन होते हैं, हीट के होते हैं और एनर्जी के, क्योंकि हम जो अपनी एनर्जी को है वो किस में मापते हैं, कैलोरी में मापते हैं। तो हीट एंड एनर्जी इसका राइट आंसर रहने वाला है। कैलोरी किसकी इकाई है, तो जो हम खाना वगैरह है उसको कैलोरी में ही मापते हैं कि भाई हमारे को एनर्जी कितनी मिलेगी उससे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर एम्पियर, एम्पियर मैंने बताया था कि एम्पियर जो यूनिट होते हैं, इसका राइट आंसर यहीं कर दीजिएगा, ये करंट के यूनिट होते हैं बेटा। किसके होते हैं, विद्युत के। तो विद्युत के जो यूनिट होते हैं वो क्या होते हैं, एम्पियर होते हैं। इसको यहीं पे कर लो कंप्लीट। तो ये था क्वेश्चन नंबर 27। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइएगा, तो एम्पियर, अच्छा ये आपका हो गया था बेटा, ये अभी मैंने बताया था आपको कि एम्पियर यूनिट इसके होते हैं। तो इसका आंसर क्या रहेगा आपका एम्पियर। अब आइए क्वेश्चन नंबर 28, रेजिस्टेंस के यूनिट क्या होते हैं। रेजिस्टेंस मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में भी, जो करंट को बहने से रोकता हम क्या बोलते हैं उसको, रेजिस्टेंस कहते हैं। और रेजिस्टेंस के यूनिट क्या होते हैं, ओम। ओम इसका क्या रहेगा राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास है, व्हाट इज द यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी के यूनिट क्या होते हैं। ये बड़ा हाई लेवल का क्वेश्चन है भाई, कि रेजिस्टिविटी के यूनिट क्या होते हैं।
तो आप लोगों को ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इतना डिटेल में कुछ क्वेश्चन ये बड़े एग्जाम में पूछे गए हैं। तो यहाँ यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी पूछा है, जिसमें कि आपका ऑप्शन है ओम सेकंड, ओम मीटर, इसका रहने वाला है ओम, एक ओम ऑप्शन, एक ओम सेंटीमीटर। तो ये तो गलत है इसके दोनों, ये आपका इसका राइट आंसर रहेगा ओम मीटर, ये इसका यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी है। ठीक है, अब इसमें वैसे करने की ज़रूरत नहीं है, अगर आप लोगों ने करना है तो जो इसका कंसेप्ट है बेटा, ये थोड़ा अलग सा कंसेप्ट है। रेजिस्टिविटी का जो कंसेप्ट है वो ये वाला चलता है, इस लेवल पे आपको इतना डिटेल में नहीं जाना। तो अगर मैं यहाँ से रेजिस्टिविटी निकाल दूँ तो मुझे रेजिस्टिविटी निकालने के लिए रेजिस्टेंस के अपॉन में इंटू क्या करना पड़ेगा, एरिया, और लेंथ कहाँ चला जाएगा आपके अपॉन में। तो यहाँ से अगर मैं रेजिस्टेंस की यूनिट बता देता हूँ तो ओम आएगी, एरिया की यूनिट बना दूँ तो मैं मीटर स्क्वायर आएगा, और लेंथ की यूनिट क्या बन जाएगी, मीटर। मीटर बनेगी, मीटर से मीटर कट गया तो ये बन गया ओम मीटर। तो इसका आंसर क्या बनेगा, ओम मीटर। पर इतने डिटेल में या इस लेवल का जो क्वेश्चन है ये किसी बड़े एग्जाम में पूछा गया था, तो मैंने यहाँ पे पुट किया है। बाकी आप लोग इसको वैसे ही याद रखिएगा कि इसका जो राइट आंसर वो क्या रहने वाला है, ओम मीटर। ठीक है, अब आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 30। ओम किसका मात्रक है, तो मैंने अभी बता दिया था। रेजिस्टेंस का यूनिट है, वेरी इंपॉर्टेंट है। रेजिस्टिविटी के अब आप लोग को बता दिए गए हैं। करंट के यूनिट एम्पियर होते हैं। ठीक है, इंडक्टेंस के मैंने बता दिए थे, हेनरी होते हैं। वैसे रख लेना अगर आपको नहीं रहते। क्वेश्चन नंबर 31, क्यूरी किसके यूनिट होता है। क्वेश्चन नंबर 31 ने पूछा क्यूरी किसके यूनिट। ऑप्शन में है रेडियो एक्टिविटी, बिल्कुल राइट आंसर है। क्यूरी जो यूनिट है वो किसके हैं, रेडियो एक्टिविटी के हैं। और आपको पता है मैडम क्यूरी ने खोज की थी, अगर आपसे पूछे रेडियम, रेडियम की खोज किसने की थी, तो रेडियम की जो खोज है वो मैडम क्यूरी ने ही की थी। ठीक है, रेडियम की खोज मैडम क्यूरी ने की थी और इनको नोबेल प्राइज़ भी मिला है, ट्वाइस, 2 बार इन्हें नोबेल प्राइज़ भी मिला है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 पे क्या बोला है, देखिएगा ज़रा। क्वेश्चन नंबर 32 क्या बोलता है कि द यूनिट ऑफ रिटार्डेशन, रिटार्डेशन को इन्होंने आगे अंडरलाइन ब्रैकेट में किया हुआ है कि एक्सेलरेशन की यूनिट क्या होता है। तो एक्सेलरेशन की यूनिट बड़ी इजी होता है। एक्सेलरेशन की यूनिट क्या होता है बेटा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो आपका आंसर क्या रहने वाला है, बी। और ये ध्यान दीजिएगा, इसके जो यूनिट है वो आर्मी के पेपर में कई बार पूछे गए हैं, एक्सेलरेशन की यूनिट। ठीक है, एक्चुअल में एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन होती है वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो वेलोसिटी की यूनिट होते हैं मीटर पर सेकंड, और टाइम की यूनिट क्या होते हैं, सेकंड। तो अगर मैं मीटर को सेम रख दूँ, सेकंड नीचे ले जाऊँ, तो ये सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ये रिजल्ट आ जाएगा। तो मीटर सेकंड स्क्वायर आपका आंसर बन जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 33, द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ये काफ़ी रिपीट हो गया, करंट के जो यूनिट क्या होते हैं। अब देखो, आप करंट के यूनिट निकालना है। वैसे तो करंट की यूनिट मैंने बताया कि एम्पियर होते हैं। ठीक है, मैंने बताया कि करंट के यूनिट क्या होते हैं, एम्पियर होते हैं, पर इन्होंने ऑप्शन में ऐसा नहीं दिया है। करंट के यूनिट एम्पियर होते हैं, पर इन्होंने ऐसा ऑप्शन में कहीं दिया नहीं। क्वेश्चन को घुमाया कि नहीं, आप बताइए, कुछ और यूनिट बताइए इसके। तो देखो, करंट क्या होता है, करंट जो होता है, करंट होता है बेटा आपके पास चार्ज अपॉन टाइम, कि कितना चार्ज फ्लो करता है किसी वायर में कितने समय में, उसको क्या बोलते हैं, करंट। तो करंट का जो एक डेरिवेशन होती है वो ये होती है। तो चार्ज अपॉन टाइम क्या होता है आपका, करंट होता है। तो अगर हम यहाँ पे आए तो चार्ज के यूनिट होते हैं कूलाम, चार्ज के यूनिट क्या होते हैं कूलाम, टाइम के यूनिट क्या होते हैं सेकंड। तो ये बन जाएगा कूलाम पर सेकंड। अब देख लीजिएगा, तो ये आपका पहला ऑप्शन, कूलाम सेकंड इन्होंने ऊपर नहीं लाया इसको। तो अगर आप नहीं लाओगे इसको ऊपर बच्चा, तो ये नंबर ऐसे ही बनने वाला है, कूलाम सेकंड। तो जो कि पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही रहेगा। ठीक है, तो इसका मतलब आपको क्लियर हो गया कि करंट के यूनिट 2 होते हैं, एम्पियर भी होता है, एम्पियर इसका स्टैंडर्ड यूनिट होता है, और एक आप यहाँ से इसका रिजल्ट से भी निकाल सकते हो, करंट की डेफिनेशन से भी इसके यूनिट बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 34 क्वेश्चन में देखिएगा। 34 क्वेश्चन क्या बोलता है, 34 क्वेश्चन में है न्यूटन के पहले नियम को क्या कहते हैं, फर्स्ट लॉ ऑफ इनर्शिया, फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन इज लॉ ऑफ इनर्शिया। तो ये आप सबने पढ़ा है छोटी क्लासेस में। फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन बताता है कि कोई भी बॉडी तब तक रेस्ट में या मोशन में रहती है जब तक कोई बाहरी फोर्स उस पर ना लग जाए।
ठीक है। तो न्यूटन का फर्स्ट लॉ बोलता है कि कोई भी जो वस्तु है वो तब तक रेस्ट में या मोशन में रहने वाली है जब तक आप एक्सटर्नल फोर्स उस पर ना लगा दो। तो यही आपका लॉ ऑफ इनर्शिया भी बताता है। तो इसका मतलब फर्स्ट लॉ को क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ इनर्शिया। संवेग, यहाँ ऑप्शन में संवेग की बात हो रही है, तो संवेग को बोलते हैं लीनियर मोमेंटम। मोमेंटम जो होता है ये होता है मास इनटू वेलोसिटी। लीनियर मोमेंटम आपका ये कई बार ये भी आता है, लीनियर मोमेंटम क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी। इम्पल्स शॉर्ट टाइम फोर्स होती है, जब किसी ऑब्जेक्ट पे लगाई जाती है उसको इम्पल्स बोलते हैं, शॉर्ट टाइम फोर्स होती है। ठीक है, चलिए फिलहाल इसको आगे डिस्कस करेंगे हम कहीं। क्वेश्चन नंबर 35 पे आएगा, यदि किसी गैस को अचानक संपीड़ित किया जाए तो बताइए उसके टेम्परेचर पे क्या इफेक्ट रहेगा। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, तो टेम्परेचर उसका बढ़ जाता है। साइंस में एक कंसेप्ट होता है एडियाबैटिक कंप्रेंशन, उसमें क्लियर बोला गया है कि अगर आप गैस को क्या करते हो, कंप्रेस करते हो, कट्ठा करते हैं, तो उसके टेम्परेचर को में वृद्धि हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइएगा, क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 पे बोला निम्नलिखित में से कौन सा एक सदिश मात्रक है। देखिए दो तरह की क्वांटिटी होती है, एक स्केलर क्वांटिटी होती है, एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। एक आपकी अदिश है, एक अदिश राशि है, ठीक है, और एक आपकी सदिश राशि है। ठीक है, अदिश और सदिश, ये वेक्टर क्वांटिटी है और ये कैसी आपकी स्केलर क्वांटिटी है। आपको मैं हल्का सा डिफरेंस बता देता हूँ। अदिश राशियाँ वो होती है जिनका सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, ठीक है, परिमाण होता है इनका, पर डायरेक्शन नहीं होती है। पर वेक्टर क्वांटिटी वो होती है जिनका डायरेक्शन भी होती है और उनका परिमाण भी होता है। तो इसको ऐसे समझिएगा, देखो मैग्नीट्यूड का मतलब होता है कि जिसको आप मेजरेबल है, मतलब जिसकी आप कोई न्यूमेरिकल वैल्यू ले सकते हैं। जैसे मैं बोलूँ ये पेन है तो मैं इसको माप सकता हूँ, इसकी कोई लेंथ होगी, तो इसका मतलब इसका मैग्नीट्यूड है। कोई भी चीज़ जिसकी कोई न्यूमेरिकल वैल्यू आ जाए वो क्या होगा, मैग्नीट्यूड होगा। तो अदिश राशि तो मोस्टली सब होगी। कुछ राशियाँ होती जिनको मेजरेबल नहीं होती, जैसे आपके इमोशंस वगैरह है, गुस्सा है, प्यार है, तो वो इन क्वांटिटी में नहीं आती। इनमें दो तरह की क्वांटिटी आएगी, जिनको आप माप सकते हैं और डायरेक्शन नहीं है तो उनको स्केलर बोलेंगे। पर अगर ऐसी क्वांटिटी है कि उनका मैग्नीट्यूड भी है पर डायरेक्शन भी है तो उनको क्या बोलेंगे, वेक्टर क्वांटिटी बोले। एक सिंपल कंसेप्ट से समझते हैं। अगर मैं बोलूँ ये क्या है, किसी का द्रव्यमान है, मास है, ठीक है, ये मास है। अब इसका कोई डायरेक्शन से लेना देना नहीं होता, इसीलिए जो क्वांटिटी होगी, मास जो होगा, ये आपका क्या आएगा, स्केलर में आएगा। द्रव्यमान किस में आएगा, आपका स्केलर में आएगा। ठीक है, अगर मैं आपको पता, अगर इसी को मैं आपको पता अगर छोड़ देता हूँ तो इस पर ग्रेविटी लग जाती है, और अगर मास पे ग्रेविटी लग जाती है तो ये वेट बन जाता है। क्या बन जाता है, वेट। इसका मतलब जो भार है आपका वो क्या है, आपका वेक्टर क्वांटिटी है। भार क्या बन गया, आपका वेक्टर क्वांटिटी बन गया। तो इस तरह से इनको समझना होता है कि जो डायरेक्शन के ऊपर, जो जिसके ऊपर, जो डायरेक्शन के ऊपर डिपेंड करे वो वेक्टर क्वांटिटियाँ होती है, और जिनका डायरेक्शन से कोई लेना देना नहीं है वो कौन सी होती है, आपकी स्केलर क्वांटिटी होती है। अब एग्जाम में ऐसा भी होता है कि बच्चे बहुत कन्फ्यूज हो जाते हैं कि सर इनको तो याद करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि साइंस स्टूडेंट तो चलो पहचान लेगी इसको कि सर ये वेक्टर है, ये स्केलर है। तो आर्ट्स वाले स्टूडेंट या आर्मी के जो बच्चे हैं उसको कैसे लर्न करें, सुनिएगा, मैं आपको इसका एक तरीका बताता हूँ। आज जो वेक्टर क्वांटिटी है मोस्टली जो पेपर में पूछी जाती है वो कुछ चुनिंदा ही है, आप उनको लर्न कर लेना, जो कुछ बच जाएगा उसको स्केलर में डाल दीजिएगा। तो जैसे वेक्टर क्वांटिटी में आपने लिखा था वेट है, ठीक है, आपके पास भार आ गया एक, इसको याद रख लो। आपके पास वेग आ गया, वेलोसिटी। आपके पास त्वरण आ गया, ठीक है, आपके पास आ गया संवेग, लीनियर मोमेंटम आ गया। आपके पास आ गया, इसी में आपके पास और बन जाएगा वेग, एक्सेलरेशन, फोर्स भी आ जाएगी, बल, क्योंकि इसमें कोई डायरेक्शन आ जाएगी पर्टिकुलर। आपके पास इसी में और बन जाएगा, जैसे मैग्नेटिक फील्ड भी ले सकते हैं आप इसमें, चुंबकीय क्षेत्र, क्योंकि इसका भी डायरेक्शन से लेना देना होता है। तो आप ये चुनिंदा है, कुछ इन पे काम करेगा। ये सारी की सारी कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर है। अगर आप इनको अच्छे से देख लेते, मोस्टली यही पेपर में आती है। इनके अलावा जो भी तुम्हें दिखेगी तुम स्केलर करके आ जाना, ठीक है। तो बाकी क्वांटिटी क्या मिलेगी आपको, फिर स्केलर में। ये सारी की सारी क्वांटिटियाँ डायरेक्शन के ऊपर डिपेंड है। तो फिलहाल तो क्वेश्चन पे आ जाते हैं। हमारा जो क्वेश्चन था कि कौन सी राशि सदिश है, सदिश मतलब जिसमें डायरेक्शन भी है। तो स्पीड का नहीं है, टाइम नहीं होती, डिस्टेंस नहीं होती, इसका मतलब ये तो सारे की सारी स्केलर है। मैंने आपको बताया, आप इनमें से कोई ढूंढिएगा, इनमें से जो मिलेगी वो वेक्टर होगी, जो नहीं होगी वो स्केलर होगी सारी। तो इसका मतलब अगला ऑप्शन सही होगा।
ये देखिएगा वेलोसिटी दे रखा, तो आपका आंसर यही सही रहने वाला बेटा। तो आपका जो राइट आंसर है वो क्या रहने वाला है, डी, यानी वेलोसिटी क्या रहेगा आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, तो ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 36 था। क्वेश्चन नंबर 37 में पाइएगा, यदि एक ग्रह के निकट किसी उपग्रह को अपनी वृत्तीय कक्षा में परिक्रमण काल और निर्भर नहीं करता, द टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट रिवॉल्विंग इन ए सर्कुलर ऑर्बिट नियर अ प्लेनेट डज नॉट डिपेंड ऑन। देखिए ये आपके पास एक डेरिवेशन का क्वेश्चन है, और ये बहुत ही तगड़ी डेरिवेशन वाला क्वेश्चन है जिसको टाइम पीरियड आता हो सैटेलाइट का। तो टाइम पीरियड जो सैटेलाइट का होता है ये होता है बेटा 2 पाई अंडर रूट ऑफ आर क्यूब अपॉन कैपिटल जी और एम। एक रिजल्ट होता है बहुत लंबा, आपको लर्न नहीं करना, मैं सिर्फ एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि इसका जो राइट आंसर रहने वाला हो क्या रहने वाला है। टाइम पीरियड किसी सैटेलाइट का जो होता है वो इस तरह से कैलकुलेट होता है, फिजिक्स की एक डेरिवेशन है। इसमें जो आर होता है, ऑर्बिट जो ये होती है बेटा रेडियस होती है ऑर्बिट की, ठीक है, ये रेडियस होती है। एम ये मास होता है प्लेनेट का, ठीक है, प्लेनेट का मास होता है। जी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है, ठीक है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है। और ध्यान भी दीजिएगा जो कैपिटल जी की वैल्यू होती है वो आपकी 6.67 इंटू 10⁻⁻11 होती है, ठीक है, ये पेपर में आती है। जबकि स्मॉल जी की वैल्यू जो होती है दैट इज़ 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये दोनों रिजल्ट भी इंपॉर्टेंट है, स्मॉल जी की वैल्यू एंड कैपिटल जी की वैल्यू। अच्छा, फिलहाल हम क्वेश्चन पे आते हैं कि ये टाइम पीरियड किसके ऊपर डिपेंड नहीं है। देखिए टाइम पीरियड रेडियस के ऊपर डिपेंड है, रेडियस लगी है तो डिपेंड करेगा। तो हम बोलेंगे मास ऑफ प्लेनेट, रेडियस वाला प्लेनेट क्या कर दो आप, गलत। ये बोलता नहीं करता, पर हमने देख लिया करता है। दूसरा बताइए एम, ये जो एम है ये मास ऑफ प्लेनेट है, तो बताइए मास ऑफ प्लेनेट के ऊपर डिपेंड करता है, बिल्कुल करता है। इन्वर्सली है पर करेगा, इन्वर्सली है करेगा, अपॉन में है तो पर करेगा, डिपेंड तो करेगा। तीसरा मास ऑफ सैटेलाइट, इसमें मास ऑफ सैटेलाइट का कहीं जिक्र नहीं हुआ, इसीलिए जो आपका राइट आंसर है वो सी रहने वाला है, ठीक है। तो इसका मतलब आपका आंसर क्या बनेगा इसमें, सी। तो फिलहाल इस क्वेश्चन को आप ऐसे रख लीजिएगा कि जो टाइम पीरियड है किसी सैटेलाइट का वो मास ऑफ सैटेलाइट के ऊपर डिपेंड नहीं रहता। तो पर यहाँ से 2 क्वेश्चन आप जरूर नोट करिएगा, कैपिटल जी की वैल्यू कितनी है और स्मॉल जी की वैल्यू कितनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइएगा। क्वेश्चन नंबर 38 क्वेश्चन पे क्या बोला है, द चेंज इन द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। आर्मी जीडी का मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, बहुत बारी आया है बेटा। किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन को क्या कहते हैं? ऑप्शन बोलता है डिस्प्लेसमेंट, बिल्कुल सही यही होता है। किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन को आप क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। देखिए एक डिस्प्लेसमेंट होता है, एक डिस्टेंस होता है, दोनों में फ़र्क होता है। एक दूरी है, एक आपका डिस्प्लेसमेंट है, दोनों में फ़र्क है। आप देखिएगा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में ये फ़र्क है कि अगर आदमी यहाँ से इधर चलता है, यहाँ से इधर जाता है, यहाँ से इधर जाता है, ये 10 मीटर है, ये भी 10 मीटर है और ये भी 10 मीटर है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि बताइए डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, तो स्टार्टिंग पॉइंट, इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच का गैप जो होता है वो डिस्प्लेसमेंट होता है। डिस्प्लेसमेंट होता है स्टार्टिंग पॉइंट जहाँ से शुरू किया चलना और जहाँ लास्ट में पहुँचा वहाँ पे उनके बीच का जो शॉर्टेस्ट पाथ होता है हम उसको क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। तो यहाँ से इनका नज़दीक वाला रास्ता ये वाला होगा तो जो कि डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा, ठीक है। दूसरी बात, डिस्प्लेसमेंट एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में होती है, इसीलिए ये जो क्वांटिटी आती है वेक्टर क्वांटिटी होती है। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी होती है, ठीक है, इसका डायरेक्शन से लेना होता है, कहीं ना कहीं तो जाएगा आगे पीछे। डिस्टेंस क्या होती है, डिस्टेंस आपका एक्चुअल पाथ होता है जो किसने कवर किया है। तो जैसे 10 10 10 तो आप बोलेंगे इसकी डिस्टेंस कितनी है, 30 है, ठीक है। तो ये इनमें फ़र्क रहा है, एक डिस्टेंस होती है, एक डिस्प्लेसमेंट होती है। डिस्प्लेसमेंट शॉर्टेस्ट पाथ होता है और जो डिस्टेंस होता है वो एक्चुअल पाथ होता है जो कोई ऑब्जेक्ट कवर करता है। तो इस तरह से इनको याद रखना। डिस्टेंस आपकी क्या होगी, अदिश राशि होगी, इसका कोई लेना देना नहीं डायरेक्शन से, जबकि डिस्प्लेसमेंट आपकी सदिश राशि होगी, ये दिशा के ऊपर डिपेंड करती है। तो शायद पीछे मैंने यहाँ पे छोड़ दिया था डिस्प्लेसमेंट लिखना, तो आप डिस्प्लेसमेंट को भी सदिश राशि में लिख दीजिएगा, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 39, उड़ते वायुयान में कौन सी ऊर्जा होती है, ठीक है।
पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल और काइनेटिक दोनों होती है। तो इसका राइट आंसर रहने वाला है सी, काइनेटिक और पोटेंशियल दोनों होती है। रिलेटेड क्वेश्चन की बात करूँ तो पोटेंशियल एनर्जी का अगर फॉर्मूला पूछा जाए, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू mgh होती है। और अगर मैं काइनेटिक एनर्जी की बात करूँ तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है 1/2 mv²। ये भी लर्न कर लीजिएगा, तो आपको 2 क्वेश्चन यहाँ पे और मिल जाएंगे। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 40, वर्नियर कैलिपर में क्या मापने का काम आता है? तो देखिए जो वर्नियर कैलिपर होता है ये किसको मापने के लिए काम आता है? बोलता है लेंथ, वेट। देखो वेट के लिए नहीं आता, कर्वेचर के लिए तो स्फेरोमीटर यूज़ करते हैं हम लोग, इनमें से ये नहीं है। तो इसको लेंथ के लिए आप ऐसे बोलते हैं डेप्थ। बेलनाकार वस्तु की रेडियस भी निकाली जा सकती है इसमें, या फिर उसकी डेप्थ निकाल, जैसे गिलास है उसकी डेप्थ निकालनी है तो उसके लिए भी हम इसका प्रयोग करते हैं। क्या नाम है इसका? वर्नियर कैलिपर। ठीक है, इसको याद रखिएगा। लैक्टोमीटर का प्रयोग किसके लिए करते हैं? तो इसमें अगर ऑप्शन नहीं भी है तो आप लोग को पता है, लैक्टोमीटर का प्रयोग करते हैं दूध की शुद्धता मापने के लिए। दूध की शुद्धता मापने के लिए आप इसको याद रखिएगा, इसमें ऑप्शन की ज़रूरत तुम्हें नहीं है। नेक्स्ट पे आ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा ये आपके पास वही हो गया, यहाँ पे बात हो गई थी बेटा दूध की शुद्धता, तो ये मैंने बता दिया। दूध की शुद्धता आपकी हो गई थी कंप्लीट, तो इसकी दूध की शुद्धता। अच्छा यहाँ पे ऑप्शन में दे रखा है पानी की नमी, वायु की नमी। वायु की नमी को मापने के लिए जो हम यूज़ करते हैं बेटा वो करते हैं हाइग्रोमीटर। कौन सा मीटर है? हाइग्रो। याद रखना हाइग्रोमीटर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ह्यूमिडिटी को मापने के लिए क्या करते हैं? हाइग्रोमीटर। और एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मापने के लिए यूज़ करते हैं बैरोमीटर। क्या यूज़ करते हैं? बैरोमीटर। रिलेटेड क्वेश्चन याद कर लीजिएगा। और बाकी आपकी डेंसिटी ऑफ पानी का घनत्व, पानी का घनत्व मापना हो तो हम इसके लिए यूज़ करते हैं हाइड्रोमीटर। क्या यूज़ करते हैं? हाइड्रोमीटर। पानी की डेंसिटी मेज़र करनी है तो हाइड्रोमीटर याद कर लो ऑप्शन से। प्योरिटी ऑफ मिल्क मैंने बता दिया लैक्टोमीटर है। ह्यूमिडिटी ऑफ एयर तो हाइग्रोमीटर है। और अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर मापना है तो बैरोमीटर यूज़ करते हैं। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइएगा, क्वेश्चन नंबर 42। दूध को मथन से कौन क्रीम अलग हो जाती है तो कौन सा प्रोसेस है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो देखिएगा क्रीम जो सेपरेट होती है मिल्क से, इसका जो राइट आंसर है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होती है। कौन सी फोर्स होती है? सेंट्रीफ्यूगल। देखो ये 2 तरह की फोर्स होती है, एक होती है आपकी सेंट्रीपिटल, एक होती है सेंट्रीफ्यूगल। मैं आपको आइडिया देता हूँ। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बेटा वो होती है, कोई चीज़ है वो गोल घूमे, ठीक है, वृत्ताकार मार्ग में घूम रही है, और वृत्ताकार मार्ग में घूमने के बाद फोर्स किधर को लग रही है? उसकी बाहर की तरफ। फोर्स किधर को लग रही है? बाहर की तरफ। कोई चीज़ गोल घूम रही है और उसमें जो फोर्स है वो बाहर की तरफ लग रही है, सेंटर की तरफ नहीं लग रही, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है। इसको सिंपल भाषा में समझा जाए, कोई चीज़ गोल घूमे और बाहर से कोई चीज़ सेपरेट हो जाए उससे, तो समझ लो सारे के सारे एग्जांपल किसके हो गए? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के। तो जैसे आपके पास है दूध, आप जब आपको पता है कि जब आप दूध मथते हैं तो क्या करते हैं, तो क्रीम कैसे निकलती है? बताओ, मक्खन कैसे अलग होता है दूध से? तो उसमें गोल घूमता है तो मक्खन आपका सेपरेट हो जाता है। अब हो सकता है पेपर में कुछ और आज आपको बोले कि वॉशिंग मशीन होती है वो किस सिद्धांत पे काम करती है, तो वॉशिंग मशीन में कपड़े गोल घूमते हैं, गोल घूमते तो आपके डस्ट पार्टिकल वगैरह निकल जाते हैं। इसका मतलब वॉशिंग मशीन हो गई, आपके पास दूध से मक्खन बनाने की मशीन हो गई, इस सब के सब किस पे काम करती है? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पे। कोई चीज़ गोल घूमे और उससे कोई चीज़ सेपरेट हो रही है, बाहर से जा रही है, तो वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के एग्जाम्पल होते हैं। जबकि सेंट्रीपिटल फोर्स में क्या होता है? इसका उल्टा होता है। उल्टा मतलब ऐसा है कि अगर ये एक सर्कल है, आपकी कोई चीज़ गोल घूम रही है, ठीक है, कोई चीज़ गोल घूम रही है, सर्कुलर पाथ पे मूव कर रही है, तो यहाँ जो उसकी फोर्स की डायरेक्शन होगी वो अंदर की तरफ लगेगी। किधर की तरफ लगेगी? अंदर की तरफ उसको खिंचाव लगेगा। तो ऐसी फोर्स को क्या बोलते हैं? सेंट्रीपिटल फोर्स। इसके एग्जांपल भी बहुत सारे हैं। तो जैसे आपने सड़क को देखा होगा, मोड़ पे आपको तो बाइक सवार जो होते हैं वो मुड़ जाते हैं, या सड़कों के पे जो किनारा होता है वो उभरा हुआ होता है सड़क का, जो मोड़ पे है ना बेटा, उस सड़कों का किनारा उभरा हुआ होता है, उसका एग्जांपल यही है सेंट्रीपिटल फोर्स। क्योंकि जब उभरा हुआ होगा तो उसमें जो फोर्स है वो अंदर की तरफ डेवलप होगी, तो वो किसका एग्जांपल है? सेंट्रीपिटल फोर्स। नहीं तो आप ऐसे समझो,
आपके जितने भी प्लेनेट है वो सारे के सारे सूर्य के चारों ओर घूमते हैं, सारे के सारे प्लेनेट सूर्य के चारों ओर घूमते हैं, तो कोई ना कोई फोर्स है जो उन्हें अंदर की तरफ खींच रही है, तो उसका एग्जांपल भी क्या रहेगा आपका, सेंट्रीपिटल फोर्स। हालांकि यहाँ पे एक और फोर्स भी होती है, ग्रेविटेशनल फोर्स, कि जो प्लेनेट है वो सूर्य के चारों ओर घूमती है, इसके पीछे दो फोर्सेज होती है, एक आपकी सेंट्रीपिटल फोर्स का एग्जांपल है, एक आपका ग्रेविटेशनल फोर्स का एग्जांपल है, पर यहाँ सेंट्रीपिटल फोर्स भी लगती है, ठीक है। और इसका एग्जांपल आप जैसे मौत का कुआं देखा होगा आपने, मौत के कुएं में आपको पता है बाइकें वगैरह या गाड़ियाँ वगैरह ऊपर चली जाती है, दीवारों पे आ जाती है, पैरेलल आ जाती है बिल्कुल, तो सारे के सारे एग्जांपल किसके हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स के, ठीक है। बाकी यहाँ पे फिलहाल जो क्वेश्चन था वो मैंने क्लियर करा दिया आपको कि ये बताइए दूध से मक्खन को अलग करते हैं तो आपकी फोर्स कौन सी रहेगी, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। और मैंने बता दिया इसका सिंपल तरीका वही है कि जब अंदर कोई चीज़ सेपरेट हो रही है तो वो सेंट्रीफ्यूगल है, और जब अंदर की तरफ खींची जा रही है तो फोर्स कौन सी है, सेंट्रीपिटल है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 में बोला है न्यूटन की गति का दूसरा नियम किससे जुड़ा है। देखिए, अगर न्यूटन का सेकंड लॉ पे बात करें तो हमने स्टार्टिंग में भी किया था, न्यूटन का सेकंड लॉ F बराबर है m है, जिसमें m आपका मास है, ठीक है, और a आपका एक्सेलरेशन है, ठीक है। तो अब आप मुझे बताइएगा कि फोर्स किसके ऊपर डिपेंड करती है। इसको सरल भाषा में समझा जाए कि कोई चीज़ है बेटा, जितनी तुम उस पर फोर्स पुट करोगे तो उसमें मास इंटू एक्सेलरेशन में उतना ही ज़्यादा क्या पड़ेगा, इफेक्ट पड़ेगा। कोई चीज़ जितनी तुम मारोगे, फोर्स से मारोगे, उतनी चीज़ हो जाएगी। तो इसका मतलब सिंपल सा कंसेप्ट है, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो यहाँ पे बताता है कि जो बल है वो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के इक्वल होता है। तो ये आपके पास इसका राइट आंसर रहने वाला है सी। और ध्यान देना, न्यूटन का जो सेकंड लॉ है इसे गति का वास्तविक नियम कहते हैं। ये क्वेश्चन याद रख लेना, गति का वास्तविक नियम, ये भी पेपर में है। वास्तविक नियम किसे कहते हैं, गति का वास्तविक नियम किसे कहते हैं। गति के 3 नियम है, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ एंड थर्ड लॉ। फर्स्ट लॉ मैंने बता भी दिया था आपको, सेकंड लॉ मैंने बता दिया अभी आपको कि कोई चीज़ कितनी जाएगी वो डिपेंड करती है आप उस पर फोर्स कितनी लगाते हो, वो आपका न्यूटन का सेकंड लॉ है। और सेकंड लॉ सीधा सीधा बता रहा है आपको क्या चीज़, फोर्स एंड रेट चेंज ऑफ मोमेंटम। ओके, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 में पूछा है कि स्पाइक्स आर प्रोवाइडेड इन बाइसाइकिल व्हील बिकॉज, साइकिल के पहिए में तीलियां लगाई जाती है, ऐसा क्यों है। कम बल से अधिक घूर्णन गतिज ऊर्जा प्राप्त करने के लिए, टू ऑब्टेन द मोर रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी विद लेस फोर्स। बिल्कुल सही है बेटा, यही है। इससे जो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी में क्या हो जाती है बेटा, ज़्यादा एनर्जी मिलती है, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी से ज़्यादा मिलती है, ठीक है। और इससे विद लेस फोर्स, कम फोर्स की वजह से। बाकी सुंदरता वगैरह के लिए ऐसे भी ऑप्शन इसमें नहीं है, कॉस्टली के लिए ऐसा कुछ ऑप्शन में नहीं है। अगर तुम इस पे ऑप्शन पे भी जाओगे तब भी क्लियर हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपके पास 45 में क्या बोलता है। 45 क्वेश्चन में लिखा है कि तैरना न्यूटन की गति का कौन सा नियम है। तो तैरना जो न्यूटन की गति का है वो तीसरा नियम है। कौन सा लॉ है बेटा, थर्ड लॉ। देखो, न्यूटन का तीसरा नियम बोलता है कि एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल एंड अपोजिट, कि आप जितना एक्शन करोगे उतना ही उसका क्या होगा, रिएक्शन होगा। तो इसके बहुत सारे एग्जांपल है, जैसे तैरना न्यूटन का थर्ड लॉ है, गोली चलाना न्यूटन का थर्ड लॉ है, क्योंकि आपको पता है जब गोली चलाते हैं तो रिकॉल करती है गन बैग को, ठीक है। रॉकेट का चलना न्यूटन का थर्ड लॉ है। आपके पास यहाँ तक कि अर्थ सरफेस पे आदमी जब चलता है, तो अगर आप अर्थ सरफेस पे चलते हो तो आप जो अपने आगे वाले हिस्से से अर्थ को पीछे को पुश कर रहे होते, तो जिसकी वजह से आप जितने फोर्स से पीछे को पुश करेंगे उतने ही अर्थ आपको आगे पुश करेगी। तो एक्शन एंड रिएक्शन इक्वल एंड अपोजिट